आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस राइट टाइम पे हमको किसी स्टॉक को चूज करना चाहिए, पिक करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से आप यहाँ पे अपना राइट स्टॉक चूज कर सकते हो और राइट टाइम पे उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यही फंडामेंटल एनालिसिस सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। चाहे आप राकेश झुनझुनवाला सर का नाम ले लो, चाहे आप वॉरेन बफे का नाम ले लो, सारे लोग इसी के बेस पे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। और आपका यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होना कंपलसरी नहीं है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे 11th-12th में कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए। मैं भी कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही मैंने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा था। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को ये सारी चीजें आती हैं, जिसकी वजह से मैं काफी अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पा रहा हूँ और इन्वेस्टिंग भी कर पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक टर्म से, जो कि सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, जिनको भी आप जानते हो, वो लोग करते हैं, और वो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल सा हिंदी में मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज के लिए जो प्राइस पे करी, उसके बदले में आपको कैसी वैल्यू मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया, एक जगह आपका बिल आया 500 रुपए, जहाँ पे आपने सस्ता खाना खाया, और एक जगह आपका बिल आया मान लो 1500 रुपए। खाना आपने दोनों जगह सेम खाया, यहाँ पे थोड़ा सा फूड जो है वो कॉस्टली था और यहाँ पे थोड़ा सा फूड जो है वो चीप था। जब आप दोनों जगह खाना खा के आए तो आपने ये पाया कि जो 500 रुपए वाली जगह थी, वहां पे आपको वैल्यू बहुत अच्छी मिली। वैल्यू इन द सेंस यहाँ का जो स्टाफ था वो काफी पोलाइट था नेचर में, आपको वहां से अच्छे से ग्रीट किया। जैसे आप वहां पे एंटर किए तो डोर ओपन करके रखा आपके लिए, तो आपको यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी अच्छे से मिली, आपको सर्व भी अच्छे से किया यहाँ के स्टाफ ने, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी जगह आप 1500 वाले रेस्टोरेंट में गए और आपने पाया कि यहाँ पे मान लो एसी नहीं चल रहा है, या यहाँ का स्टाफ आपको सुन नहीं रहा है, यहाँ पे आपका जो आपने ऑर्डर किया था वो थोड़ा सा डिले होके आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपने क्या पाया कि दोनों केस में आपको 500 वाला जो रेस्टोरेंट था, इस रेस्टोरेंट में आपको जो वैल्यू है 500 रुपए के कंपैरिजन में जो वैल्यू जो मिली वो थोड़ी सी ज्यादा मिली। राइट, तो यही होता है सिंपल कॉन्सेप्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का। मान लो कोई स्टॉक है वो 500 रुपए के भाव पे अभी चल रहा है, कुछ समय पहले सेम स्टॉक जो है मान लो 150 रुपए पे था। अब अभी तो 500 रुपए पे है, तो पूरी दुनिया को देख रहा है कि बहुत तेज ऊपर जा रहा है, तो अभी तो पूरी दुनिया कूदेगी कि आओ इसको खरीद लेते हैं। बट क्या हमको इस समय अभी कूदना चाहिए? नहीं, द आंसर इज नो। इसको सही समय तक खरीदने का इधर पे। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइम पे राइट टाइम होता है किसी स्टॉक को चूज करने का? थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। एक सिंपल तरीका है, एक टूल बताऊंगा, उसकी मदद से आपकी सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग हो जाएगी। और इसका एक सिंपल से टर्म होता है, वो भी आप जान लो। वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट की दुनिया में इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई भी स्टॉक अगर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, दैट मीन्स कि वो स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है, आपको उस स्टॉक में एंट्री ले लेनी है। ये आपका सबसे पहला बेंचमार्क बनेगा किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का, कि कोई भी स्टॉक अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, वो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि अब आपको उस स्टॉक में पोजीशन बना लेनी है। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या ज्यादा है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 8 मिनट बाद बताता हूँ। ये आपको पहला पॉइंट टिक कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ रेशियो समझने होंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 रेशियोज हैं, वो आप समझ लीजिए, तो आपका यहाँ पे सारी फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दुनिया आपको समझाएगी कि इतना डिफिकल्ट होता है, इतना ये होता है, हुआ बना के रखा, कुछ नहीं होता है। अभी आप ये रेशियो समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगी कि कैसे चलता है मार्केट। रुको आपको बताता हूँ। पहला एक हमारा होता है पीई रेशियो, दूसरा होता है पीबी। इसके बारे में अभी आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन से रेशियोज आपको समझने की जरूरत है। एक होता है आपका करंट रेशियो, और चौथा जो आपका है ये होता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो रेशियोज में हमारा सीन ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम चलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। अब देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आप जाओगे इंटरनेट पे, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन मिल जाएगी बुकिश लैंग्वेज में, पर मैं यहाँ कोई एग्जाम के लिए तो आपको तैयार करा नहीं रहा हूँ, ना आपको कोई एग्जाम देना है इसका जाके। आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए सिंपल रखते हैं प्राइस टू अर्निंग। आप सिंपल पढ़ो कि लिखा क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। प्राइस क्या है, मान लो किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए या 1000 रुपए, मान लेते हैं 1000 रुपए चल रहा है, और यहाँ पे अर्निंग मान लो इस स्टॉक से आपको हो रही है 10 रुपए की। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया 100/1, यानी कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस पे करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और आगे समझाता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अभी एक और एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। मान लो प्राइस चल रहा है आपका अगेन 1000 रुपए ही है, बट अब जो आपकी अर्निंग हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 100 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको काटोगे तो ये आपका क्या आ गया 10/1, यानी कि अगेन 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़े,
₹10। अब बताओ कौन सी सिनेरियो ज्यादा बेटर है? ऑब्वियसली आपको होगा ये वाला बहुत बेटर है। अगर मैं यहाँ पे ₹10 दे के ₹1 कमा पा रहा हूँ तो बेटर है। तो यहाँ पे मैं जब मैं ₹100 खर्च करूंगा तो मैं यहाँ पे ₹10 कमा लूंगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो हम कितने कमा रहे थे, ₹100 दे के ₹1 कमा रहे थे। बट इस वाले केस के हिसाब से ये वाला सिनेरियो बनेगा कि ₹100 लगा के ₹10 कमा लूंगा, राइट? तो इससे हमको क्या समझ में आया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है, देख पा रहे हो, यहाँ 100 था, यहाँ 10 हो गया, जितना कम होता है उतना हमारे लिए बेटर है। समझ गए? यही होता है पीई रेशियो। बस यही आपको देखना है। कहाँ देखेंगे? वो एक ही टूल है, आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको ये पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिख जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ देखना है, और आपको ये पी ये सारे रेशियोज भी दिख जाएंगे, ठीक है? बस अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। तो पी रेशियो आया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पीबी रेशियो की तरफ। इतना ही सिंपल है भाई, कुछ लगा इसमें डिफिकल्ट? क्या था? कुछ नहीं था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब इसका डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा क्या ये सब क्यों पढ़ना है डेफिनेशन के चक्कर में? यही तो दिक्कत है हमारे देश की, सब कुछ याद करना है, रटना है। क्यों रटना है भाई? सिंपल समझ में आ रहा है, समझो। चलो भाई अपन चलते हैं पीबी रेशियो की तरफ। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगेन इसको एग्जांपल से समझते हैं, पहले लिख लेते हैं, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। कुछ डेफिनेशन नहीं, सिंपल समझो। मान लो ₹1000, अगेन सेम स्टॉक, ₹1000 का प्राइस चल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू उसकी क्या चल रही है, जो आप बुक कर रहे हो मार्केट में, वो क्या चल रही है? मान लो ₹100 चल रही है। अब यहाँ पे बुक वैल्यू है ₹100, प्राइस चल रहा है ₹1000। ये कितना हुआ? ये हुआ 10/1, ठीक है? अब ये एक और एग्जांपल लेता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। अब एक मान लो आपको एक ये चल रहा है सेम ₹1000, लेकिन बुक वैल्यू 100 की जगह चल रही है यहाँ पे 10। ये क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका, ये कटा, ये हो गया 100/1। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए। अब आपको सिंपल समझना है कि यहाँ पे देखो, एक स्टॉक को बुक करने के लिए आपको क्या प्राइस देना पड़ रहा है? ₹10 का, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगेन ये एक को बुक करने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है? ₹100 का। कौन सा ज्यादा बेटर है? ₹10 वाला। कम पैसे दो, क्योंकि यहाँ पे जब आप ₹100 दोगे तो ये आपके 10 स्टॉक बुक 10 हो जाएगी इसकी बुक वैल्यू, राइट? प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना बेटर होता है। पीई रेशियो भी जितना कम रहता है उतना बेटर रहता है। अब बढ़ते हैं करंट रेशियो की तरफ। आओ करंट रेशियो की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब वो चीजें जो कि कंपनी को पैसा लाके देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर रेंट पे चढ़ा दिया, वो जो घर है वो आपको रेंट लाके दे रहा है, वो घर आपसे पैसे ले नहीं रहा है। आप जिस घर में रह रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट पे चढ़ा दी है, उससे आपको पैसा आ रहा है। सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज की लैंड जो है, प्रॉपर्टीज, वो रेंट पे चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स बिल्ड हो जाते हैं, और उस लैंड को कंपनीज जो है वो रेंट पे चढ़ा देती है, जिसकी उनको रेंटल इनकम आती है। तो यहाँ पे कितने कंपनी के पास एसेट्स हैं? सिर्फ रेंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एसेट्स में। तो कितने एसेट्स हैं अपॉन कितनी लायबिलिटीज है। और ये आपको दिख रहा होगा, एसेट्स अच्छी चीज होती है, लायबिलिटीज मतलब कि जो पैसे लेके जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये देखना है, अगेन जितना एसेट्स ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, यानी कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो ये भी हमको देख, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट रेशियो जो है वो ज्यादा होना चाहिए, एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स मान लो, इसको भी अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो समझ सकते हो, वैसे आप समझ गए होगे। मान लो कंपनी के पास ₹100 के एसेट्स हैं, लेकिन लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज भी मान लो ₹100 की है, तो ये रेशियो हो गया 1 का। बट ऑन दी अदर हैंड मान लो कंपनी के पास जो एसेट्स है वो ₹1000 के हैं, और जो लाइबिलिटीज है वो सिर्फ ₹10 की है, ये हो गया 100 का। अब ये कैसा अच्छा होता है? ये करंट रेशियो जितना ज्यादा होता है वो अच्छा होता है, ठीक है? तो आप ये देख पा रहे होगे स्प्लिट, पी रेशियो जितना कम उतना बेटर, पीबी रेशियो जितना कम उतना बेटर, बट करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना बेटर। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है? ये मैं आपको सारी चीजें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सो दैट आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसलिए सही है। ये सब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा और एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एक देख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ये आखिरी रेशियो है, इसके बाद आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें डन हो जाएंगी। फिर एक छोटी सी चीज रहेगी, वो आपको समझा दूंगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक बार और देख लेते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट था, डेट टू इक्विटी। तो अब आपको ये डेट टू इक्विटी रेशियो समझने के लिए थोड़ा सा बिजनेस एंगल में जाना होगा, थोड़ा सा बिजनेस सेंस डेवलप करना होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। डेट मतलब क्या होता है? बेसिकली लोन होता है। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आपके जो कंपनी के शेयर हैं, जो आपके कंपनी की इक्विटी है, वो आपने बेच दी और उसके बदले में आपने पैसा उठा लिया, यही होता है इक्विटी का मतलब। अब देखो, दोनों ही चीज बुरी नहीं होती है। अब आप देखोगे तो डेट उठाना जो है वो सस्ता पड़ता है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जो भी बड़ी बड़ी कंपनी के स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो घबराते हैं या वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं कि वो अपनी इक्विटी को इतनी जल्दी डाइल्यूट नहीं करते। बट आज के जमाने में क्या हो रहा है कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, आप शार्क टैंक में भी देखते होगे कि जितने भी फाउंडर्स आ रहे हैं, यंग वाले जो भी हैं, 25% इक्विटी ऐसे थोक के वाव ऐसे बांटते हुए फिर रहे हैं कि ले लो हमारी इक्विटी, लाओ 1 करोड़ रुपए दे दो। बट जितने भी स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी इक्विटी के लिए वो हमेशा लड़ते हैं और बहुत ही कम इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी की क्या वैल्यू है। उनको मालूम है कि वो कंपनी को कहाँ ले जा सकते हैं, और अगर बाद में जाके उनके पास इक्विटी ही नहीं बचेगी, अपनी कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग ही नहीं बचेगी, तो वो उस कंपनी से अपना
ओनरशिप, अपना मालिकाना हक ही खोते चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स आते जा रहे हैं, जितने इन्वेस्टर आते जा रहे हैं, उनका से और बढ़ता जाएगा। तो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी उनका ही से धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि लोग डेट में पैसा उठाना प्रेफर करते हैं कि लोन में उठा लेते हैं, चुका देंगे, 12% इंटरेस्ट पे लोन लिया और साल भर में चुका दिया, ये आने वाले कुछ सालों में चुका दिया। इससे हमको क्या समझ में आता है कि मान लो किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मान लो कैसा है कि एक कंपनी ने या मान लो 1000 रुपए का डेट लिया इक्विटी के कंपेरिजन में, ये 100 है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ 10 का। या मान लो डेट टू इक्विटी रेशियो किसी का है 2 या मान लो किसी का 3, तो ये हमको क्या दर्शा रहा है कि इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेट लिया है वो 2 गुना ज्यादा है, इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेट लिया है वो 3 गुना ज्यादा है, वो 10 गुना ज्यादा है। पैसा दोनों से ही उठाया है कि इक्विटी बेच के भी पैसा उठाया है और लोन लेके भी पैसा उठाया है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में लोन से 10 गुना ज्यादा पैसा उठाया, 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा पैसा उठाया। ठीक है, तो ये होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। उठाया दोनों ही जगह से है, बट भले ही 10 गुना पैसा उठाया है या 2 गुना 3 गुना पैसा उठाया है इक्विटी के कंपैरिजन में, हमको ये चेक करना है कि कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के पास क्या पैसे हैं इस लोन को चुकाने के लिए। ये जो 10 गुना 2 गुना 3 गुना पैसे उठाए हैं, क्या कंपनी के पास इतना कैश है, इतना मनी है, इतने एसेट्स उसने बिल्ड कर रखे हैं। ये जो एसेट्स की हमने बात करी थी करंट रेशियो की, क्या इतने एसेट्स हैं कि वो इस लोन को चुका सके। ये सारी चीजें हमको देखनी है। एक ही टूल है, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अभी आपको दिखाता भी हूँ एक एनालिसिस करके, आपको सब चीजें यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। उससे पहले थोड़ा एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं कि इसके लिए आपको और 3 चीजों का और ध्यान रखना है, और वो 3 चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, ये 3rd पॉइंटर हमारा था बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट सुन के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमने तो कॉमर्स पढ़ा नहीं। क्या कुछ नहीं होता। मैं अभी तक आपको लगा कुछ हमने डिफिकल्ट समझाया है, कुछ नहीं ना, सब आसान लगा ना। अब देखो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है। पहला, सेल्स, साल में धंधा कितने का किया, कितने का रेवेन्यू जनरेट किया, सिंपल, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, बस सब वेबसाइट पे विजिबल होता है, सारी कंपनीज को फाइल करना होता है, सारी चीजें विजिबल होती है, बस ये देखना सेल्स। दूसरा, कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि लॉस बना रही है। बस रेवेन्यू किया 10,000 करोड़ का, लेकिन उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए कि 10,000 करोड़ की यहाँ पे हमारा धंधा तो हुआ है, बट पता चला 10,000 करोड़ का धंधा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए बहा दिए मतलब -2,000 CR, 2,000 करोड़ का खर्चा करके 10,000 करोड़ का बिजनेस लेके आए थे ये, तो यानी कि कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाई। हमको क्या ध्यान रखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, लॉस में ना हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। ये तो आप करंट रेशियो से भी चेक कर सकते हो, बट हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि क्या कंपनी के टोटल एसेट्स जो है वो साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, या कंपनी की लाइबिलिटीज है वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, या एसेट्स भी कम होते जा रहे हैं। तो ये हमको चेक करना है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि एसेट्स जो है वो बढ़ते जाने चाहिए, लाइबिलिटीज जो है वो धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए। ये एक यूजुअल ट्रेंड होना चाहिए। चौथा, जो लास्ट पॉइंट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का, इसके बाद आपकी सारी एनालिसिस खत्म हो जाएगी और फिर मैं आपको रिवाइज करके पूरा बता दूंगा। चौथा जो है वो है कंपनी का कैश फ्लो। क्या है कैश फ्लो? मतलब क्या कंपनी के पास हाथ में पैसे हैं खर्च करने के लिए। मान लो किसी जिससे लोन लिया उसने बोला कि मुझे अर्जेंट में पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो क्या वो चुकाने के लिए कंपनी के पास जेब में पैसा पड़ा है, या कुछ आपदा आ गई जैसे कोविड आ गया और कंपनी को कुछ अपने प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए, तो क्या उनके पास जेब में पैसे पड़े हैं कुछ चीज करने के लिए। तो ये कैश फ्लो समझना है। और ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? एक सिंपल से प्लेटफॉर्म है टिकल टेप नाम का, वहां पे आप जाओगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको सारी चीजें एक जगह लिख के बता देता हूँ जिससे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और उसके बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ और आपको एनालिसिस करके भी दिखाता हूँ। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली चीज ये 10 आपको पॉइंटर्स ध्यान में रखने जो हमने अभी डिस्कस किए, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू की कोई भी स्टॉक हमको उसकी वैल्यू से कम पे खरीदना है, तभी वो बेस्ट टाइम है उस स्टॉक में एंट्री लेने का। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चल रहा है तो ये हम नहीं परचेस करेंगे। अभी देखते हैं कैसे इसको देखना है। दूसरा, पी रेशियो क्या देखा? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 1 रुपए कमाने के लिए कितना प्राइस देना है, ये जितना कम होगा उतना बेटर। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी जितना कम होगा उतना बेटर, है ना, ये हमने समझा। ये सारी चीजें आप डिटेल में समझने के लिए पीछे करके देख लो, अगर आप स्किप करके आगे आ गए हो तो। चौथा पॉइंट, करंट रेशियो, एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज, एसेट्स जितने ज्यादा कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। पांचवा पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब है कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, कितना गुना है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि जितने भी गुना डेट है, लोन है, क्या कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी है कि वो इतना चुका सकती है। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि सेल्स या जो रेवेन्यू है वो कैसे चल रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, है ना। सेल्स या रेवेन्यू हर साल बढ़ते रहना चाहिए, ईयर ऑन ईयर जो है ये बढ़ते रहना चाहिए। प्रॉफिट भी जो है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है और ईयर ऑन ईयर लॉस कम होते जा रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है, तो भी एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। टोटल एसेट्स कंपनी के हर साल बढ़ते जाने चाहिए। टोटल लायबिलिटी
लाइबिलिटीज कंपनी की हर साल कम होती जानी चाहिए। लाइबिलिटीज मतलब एसेट्स मतलब जो पैसा हमको कमा के देता है, लाइबिलिटीज मतलब जो कंपनी का पैसा चूसता है इन द सेंस जो कंपनी का पैसा खत्म करते जाता है, उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये हमेशा कम होना चाहिए, कंपनी का पैसा क्यों खराब करना है। और 10वां कैश फ्लो, कंपनी के पास कितना कैश इन हैंड है, कुछ भी अगर इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कंपनी के पास का कैश है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वापस उसको लोन लेना पड़ेगा, या तो इक्विटी बेच के या फिर मार्केट से उधार लेना पड़ेगा। मार्केट से उधार लेंगे तो ये लोन वापस बढ़ जाएगा, राइट, या तो इक्विटी बेच के लेंगे तो उनका मालिकाना हक थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कैश फ्लो भी जितना ज्यादा है, अगर बढ़ते जा रहा है हर साल कैश कंपनी के पास, तो बेटर है। अगर ये 10 पॉइंटर आपको पता है तो भाई आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया। अब आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे चूज कर सकते हो इन 10 पॉइंटर के बलबूते पे, और यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको टफ लगा ये सीखने में, 15-20 मिनट में आपको समझा दिया। अब एक आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। स्टॉक का नाम छुपा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये लगे कि जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो मेरा कोई रिकमेंडेशन है, क्योंकि सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जो कि मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। आप स्टॉक को खुद से एनालाइज करो इन सारे पॉइंटर्स के बेसिस पे। जब आप स्टॉक्स को इन पॉइंटर्स के बेसिस पे एनालाइज कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको लॉस हो ही नहीं सकता। अगर मान लो आपने यहाँ पे 10 स्टॉक भी चूज कर लिए ना, और इन 10 पॉइंटर्स का आपने ध्यान रखा जो मैंने यहाँ पे बताया, ये 10 पॉइंटर, इसके हिसाब से आप 10 स्टॉक चूज करोगे ना, यहाँ से मैं ऐसे बता रहा हूँ 8 से 9 स्टॉक तो पैसे बना के ही देंगे लिट के लिए, और हो सकता है 10 के 10 बना के दे दे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो। ये तो मतलब मेरी बहुत ज्यादा गारंटी है, क्योंकि मैंने पैसे बनाए हैं इन 10 तरीकों से। मैंने अपने दोस्तों के पैसे भी बनवाए हैं, मैंने अपनी कंपनी में जितने लोग हैं उनके भी पैसे बनवाए। तो मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर करूं जिससे कि आप भी पैसे बनाओ। तो इन 10 पॉइंटर्स को अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ टिकर टेप पे। आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे सिंपल सर्च करना है टिकर टेप। जैसे आप टिकर टेप सर्च करोगे यहाँ पे आपको खुल जाएगा टिकर टेप का ऑप्शन। जैसे आप इधर पे आओगे आपको यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ जाओगे आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स लिस्टेड मिल जाएंगे। अब इनमें से मैं कौन सा स्टॉक खोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। मैं कोई भी स्टॉक को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि मैं किसी स्टॉक को बुरा बोल रहा हूँ या अच्छा बोल रहा हूँ, और मुझे बुरा या अच्छा किसी की नजरों में बनना नहीं है। मेरा काम था आप तक नॉलेज पहुंचाना, जो कि मैंने पहुंचा दी। आप कौन से स्टॉक पे आपको एंट्री लेनी है, इसके बेसिस पे आपको एंट्री लेनी है, वो आपको लेके भी अभी दिखाता हूँ। एंट्री नहीं लूंगा, आपको एनालिसिस करना थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे जो पहला स्टॉक है उसी को खोल लेते हैं। तो पहला स्टॉक जैसे हम खोलेंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंटर क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे होगा तभी हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए टिकर टेप में, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये स्टॉक का जो हमारा करंट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। हमको क्या चाहिए था कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो प्राइस, तभी हम एंट्री लेंगे। तो ये स्टॉक हमारे लिए रिजेक्ट हो गया पहले ही। एंट्री पॉइंट ये है भाई, अगर आपका एंट्री पॉइंट रिजेक्ट हो गया है तो आपको ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू पे आएगा स्टॉक तभी खरीदेंगे। हो सकता है आपकी ये सारी चीजें टिक हो जाए, पर ये गलत है, नहीं एंट्री लोगे आप। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में सारी चीजें सही होनी चाहिए। ये आपका एंट्री पॉइंट है। अगर ये कभी इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको स्टॉक की प्राइस ज्यादा दिखा रहा है इस सॉफ्टवेयर पे, आप कभी भी उस स्टॉक को परचेज उस टाइम नहीं करोगे। वो सही टाइम नहीं है जब आपको स्टॉक का प्राइस गिरेगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉक एकदम ऊपर भाग रहा है ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार ऊपर जाके करेक्शन लेके नीचे गिरता ही है। आपको जो भी पसंद हो स्टॉक, आप पीछे उसकी हिस्ट्री पे जाके देखना, एक बार ऊपर गया तो नीचे आया ही है। जब नीचे आएगा तो आपको दिखा देगा स्टॉक स्क्रीनर पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे है, तब जाके खरीद लेना। तो ये स्टॉक तो चलो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है, बट इसी पे मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि बाकी चीजें हमको कैसे देखनी है। दूसरा हमारा पॉइंटर है पी रेशियो। पी रेशियो स्टॉक का क्या चल रहा है, यहाँ पे आप वैल्यूएशन में आके देखोगे तो पी रेशियो चल रहा है 24 का। लेकिन अब आप इसको इसके पीयर से एनालाइज करोगे। ये जो स्टॉक जिस भी सेक्टर से बिलोंग करता है, मान लो कोई स्टॉक है वो आपका फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, या कोई भी स्टॉक है जो आपका FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये सब सेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो कोई भी आपका जो स्टॉक है वो मान लो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो आप किसी सेक्टर का भी पीई इस सॉफ्टवेयर पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस सेक्टर का जो पीई है ये 9.75 है, लेकिन इस स्टॉक का पीई जो है वो 24 है, यानी कि सेक्टर के पीई से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसका पीई रेशियो जो है हमको सेक्टर के पीई से भी ज्यादा दिखा रहा है। तो एक और रेड फ्लैग मिल गया, एंट्री नहीं लेंगे। पीबी रेशियो अगेन देख लो आप, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.92 कम है, गुड। और सेक्टर का पीबी रेशियो भी 1.8 है, और उसी के अराउंड इसका पीबी रेशियो चल रहा है, तो ये ठीक है। बट ऊपर का हमारा एंट्री गलत हो गई है, ये भी गलत हो गया, तो एंट्री तो हम नहीं ले रहे। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आपको एंट्री तभी लेनी है जब ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, ये सारी चीजें सही हो जाए। दूसरा हम क्या है, करंट रेशियो। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पे एनुअल रिटर्न 5 साल का कितना है, 1 साल का कितना है, 1 सेकेंड,
1 साल का कितना है, 5 साल में कितना कितना कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है इसका फुल फॉर्म CAGR का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक ने कुछ एक साल के दौरान कुछ 21% के अराउंड दिया, दैट इज़ वेरी गुड। वैल्यूएशन में आओगे तो आपको PE रेशियो, PB रेशियो, कैश फ्लो रेशियो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा ग्रोथ में आओगे तो आपको रेवेन्यू दिख जाएगा, कैश फ्लो दिख जाएगा कितना है, 3 साल का कैश फ्लो का ग्रोथ है 6.63% और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी शॉर्ट में। बट आओ आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में दिखाता हूँ। आप यहाँ फोरकास्ट में आओगे तो आपको प्राइस का फोरकास्ट दिख जाएगा कि करंट प्राइस जो है वो 2344 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। अब आपको आना है यहाँ पे फाइनेंशियल में। जैसे अभी आप फाइनेंशियल में आओगे तो फाइनेंशियल में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो भी यहाँ पे मैंने लिखी है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये सेल्स या रेवेन्यू, ये देखो यहाँ पे आपको इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ रहा है। 2020 में कितना था, 6,10,000 करोड़, ये सब करोड़ में है, ठीक है। 2021 में कितना था, 5 लाख करोड़, ये कोविड वाला ईयर आ गया। फिर 2022 में क्या बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, 7 लाख करोड़ हुआ है, 7.25 लाख करोड़। फिर 23 में ही बढ़ गया 8,90,000 करोड़। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ईयर ऑन ईयर जो इसका रेवेन्यू है कंपनी का बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अभी जो एबिटा है, इसका एबिटा का मतलब होता है कि प्रॉफिट कितना है, कि प्रॉफिट हमारा कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखो पिछले 5 साल में, 4 साल में तो 97,000 करोड़, 1,03,000 करोड़, 1,28,000, 1,54,000, 56,000। तो या प्रॉफिट भी हमारा बढ़ते जा रहा है। और हमको क्या देखना था, नेट इनकम देखनी थी, तो नेट इनकम भी देखो हर साल बढ़ते जा रही है। ये भी नेट इनकम भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए तो बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमको एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। क्या सब पॉजिटिव दिया, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज आपको दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल्स में आए थे तो फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट आना, बैलेंस शीट पे जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स पे आप देखो, टोटल एसेट्स क्या बड़े हैं कंपनी के, जी हाँ, आप देख रहे हो कि 9,97,000 करोड़, फिर 11,63,000 करोड़, 13,20,000 करोड़, फिर आया 14,98,000 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के जो एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज गुड। लाइबिलिटीज आप देखोगे, टोटल लाइबिलिटीज तो 6,02,000 करोड़, फिर 7 लाख, फिर 5,20,000 करोड़ हुई, फिर 6,09,000 करोड़ हुई। तो लाइबिलिटीज कॉन्स्टेंटली उसी रेंज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कम नहीं हो रही है। तो ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज अगर कम नहीं भी हो रही है, वही रिवॉल्व कर रही है, तो भी ठीक ठीक सिग्नल है। बट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड, है ना। मतलब कंपनी में पैसे आने के सोर्स बढ़ता जा रहा है, बट जो कंपनी के पैसे जाने का सोर्स था वो अभी भी स्टेबल ही है, कम नहीं हो रहा है बट बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम ग्रीन टिक काइंड ऑफ दे सकते हैं। अगर हमारी ये सारी चीजें टिक कर रही हैं और लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही हैं तो इसको हम ग्रीन टिक दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा था। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको ग्रीन टिक देना है, कौन सी चीज कंपनी के लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीज कंपनी के लिए नेगेटिव है। जो नेगेटिव है उसको हम छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम चलते रहने देंगे, है ना। कैश फ्लो देख लेते हैं। इधर कैश फ्लो में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो दिख जाएगा कि नेट चेंज इन कैश कितना हुआ है हर साल। ये देखो आप 2020 में 19,000 करोड़ था, 21 में माइनस में लॉस में चला गया, मतलब नहीं थे पैसे। 22 में फिर 18,000 करोड़ हो गया और 23 में अभी 32,000 करोड़ के आसपास, यानी ये कैश फ्लो भी बढ़ता जा रहा है कंपनी के पास, अगेन है पॉजिटिव सिग्नल। तो ये सारे पॉइंटर हमारे टिक हो गए, यानी कि हमारी फंडामेंटल एनालिसिस डन हो गई। और थोड़ा डीप में स्टडी करना है तो आप यहाँ पे ये एक चीज देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है। ये आप कहाँ से देखोगे, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, कोई जो भी एक बहुत बड़ा फंड हाउस होता है जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक होते हैं जो बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। तब म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में कूद जाता है, म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगा देता है, तो वो स्टॉक की जो भागने की स्पीड है, वो स्टॉक की जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो बहुत कम पैसे नहीं लगाते, उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चंक होता है, क्योंकि पूरे कंट्री का पैसा उनके पास होता है, राइट। तो वो आते हैं 500 करोड़, 1,000 करोड़ ऐसे रुपए लेके आते हैं। अब कभी इतना सारा पैसा किसी स्टॉक में जाएगा तो डेफिनेटली मूवमेंट शो करेगा। मान लो आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल गया जिसमें कि म्यूचुअल फंड ने अभी तक एंट्री नहीं करी है, बट वो इन सारे चीजों पे टिक कर रहा है, तो आप एक गोल्ड माइन पे हो, आपको स्टॉक को तुरंत खरीद लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो इन सारी चीजों पे टिक कर रहा है तो भाई आज नहीं तो कल म्यूचुअल फंड भी स्टॉक में कूद जाएगा। और जैसे ही म्यूचुअल फंड स्टॉक में कूदेगा, वो जो स्टॉक का ग्राफ होगा ना ऐसा भागते हुए मुझे, और ये जो आपका पैसा बनेगा ना खर्च से एकदम ऊपर। दिस इज हाउ मनी इज मेड इन स्टॉक मार्केट। ये है सीक्रेट। ये कैसे देखना है इसमें आपको दिखा देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर पर जैसे अभी आप पीयर्स में आओगे तो पीयर्स में आपको दिख जाएगा जो भी आपने स्टॉक चूज किया है उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि सेम सेक्टर के जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डिफरेंट स्टॉक्स जो है उनका पीई रेशियो क्या चल रहा है, पीबी रेशियो क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको ऐसे मतलब ग्राफ में भी देख सकते हो कि ये ग्राफ वाइज कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। काफी अच्छा है, मतलब एक बार इस स्क्रीनर पे आप आओगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत इजी टू यूज है। एक बार देखोगे, ये सारे पॉइंटर्स आप याद रखोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको दिखा रहा था म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में जब मैं जाऊंगा
तो ये देखो, ये जो स्टॉक मैंने चूज किया हुआ है अभी, इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देखो, मार्च में 5.19% थी, जून में बढ़ के 5.64 हो गई, फिर सितंबर में 5.68% हो गया ये देखो, दिसंबर में ये वापस 5.65% हुआ, फिर मार्च में फिर बढ़ गई 6.18। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस जो है इस पे धीरे धीरे पैसा बढ़ाते जाने, यानी कि एक पॉजिटिव सिग्नल है कि म्यूचुअल फंड हाउस को यहाँ पे स्कोप दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है वो ग्रो करेगा, तो वो पैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें थी फंडामेंटल एनालिसिस की। बस एक चीज और ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यूज को सुन के आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी एक कंपनी थी, यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, अडानी का एक स्टॉक था। अडानी कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, किसकी रिपोर्ट आई थी आपको भी मालूम है, उसका नाम नहीं लूंगा। तो अडानी कंपनी का स्टॉक कुछ ऐसा बढ़िया चल रहा था। जैसे ही यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है, एक नेगेटिव रिपोर्ट सामने आती है, अडानी कंपनी का जो स्टॉक्स है वो सारे यहाँ पे क्रैश कर जाते हैं बहुत ही हैवीली। अब इस केस में क्या होता है कि अगर ये रिपोर्ट में सच्चाई लिखी है, अगर ये रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी है कि जो एकदम ही सच है, तो ये जो क्रैश हुआ है ना, ये हमेशा बहुत टाइम तक नीचे ही रहता। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि विद टाइम ये जो अडानी का स्टॉक था ये वापस से करना चालू कर दिया और अपने हाई को ब्रेक करके और ऊपर निकल गया। ये रियलिटी में हुआ है। आप अडानी के स्टॉक के चार्ट पे जाके ये चीज देख सकते। अब यहाँ पे पैसा किसने बनाया और किसने गवाया, अब ये देखो, जिस भाई ने ये रिपोर्ट निकाली थी, अब ये लोग क्या करते हैं कि इनको पता है कि इनकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट की है, जिससे कि मार्केट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो जाएगा तो ये यहाँ पे कर देते हैं सेल अपनी सारी क्वांटिटीज। जैसे ही ये यहाँ पे सेल करते हैं, मान लो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 100 रुपए पे इन्होंने कर दिया क्या, सेल, और यहाँ पे वो प्राइस को खींच के ले आए कितना, 50 रुपए। अब ये क्या करेंगे पता है, अब इस 50 रुपए पे ना ये लोग कर लेंगे बाय। तो अल्टीमेटली इनका तो प्रॉफिट ही हो गया। इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट फैलाई, नेगेटिव सेंटीमेंट फैलाया, जिससे कि लोगों के मन में एक भावना आई कि कंपनी खतरे में है। लोगों ने बेचना चालू किया, इतना बेच दिया कि क्रैश होकर सीधा 50 रुपए पे प्राइस आ गया। अब ये भाई ने 100 पे बेचा था, 50 पे खरीद लिया, तो इसका तो फायदा ही हो गया। इसने ज्यादा प्राइस पे बेच के कम पे खरीद लिया। अब क्योंकि कम पे खरीदा है तो यहाँ पे वो और डबल क्वांटिटी खरीद लेगा। जो जितने क्वांटिटी बेची थी, मान लो यहाँ पे 50 क्वांटिटी बेची थी, तो 50 क्वांटिटी खरीदी, 50 और खरीद लेगा और प्राइस वापस शूट अप कर गया, तो डबल प्रॉफिट। और इसमें नुकसान किसका होता है, आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर का, जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस करी नहीं थी, जिनको पता ही नहीं था कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बस एक न्यूज जो आई जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आया और उस चक्कर में आपने यहाँ पे बेचा और अपना नुकसान यहाँ पे बुक कर लिया। कुछ नहीं हुआ, क्या उखाड़ लिया, जिसने रिपोर्ट निकाली वो फायदा बना के चला गया और आप यहाँ पे नुकसान करके बैठ गए। अब ये आपसे गलती ना हो तो इट्स बेटर कि आपको ये जो मैंने सिखाया है फंडामेंटल एनालिसिस में 10 पॉइंटर्स, इसको आप ध्यान में रखो। कभी ये पॉइंटर्स आप ध्यान में रखते हो, कोई भी न्यूज आपके मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसराइल में वॉर चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया का मार्केट अभी स्ट्रांग है, आने वाले कुछ सालों में स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, राइट, और सारी चीजें ग्रो कर रही हैं बूम पे। तो आपको इन 10 पॉइंटर पे स्टिक करना है। इसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग के लिए आपको स्टॉक्स चूज करना है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट जिसने एंड तक देखा है ना, उसको कभी भी अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे बता दो कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है। इंस्टेड अब आप खुद एनालाइज करके इस टिकर टेप की मदद से अब आप लोगों को बता पाओगे कि कौन सा स्टॉक बेटर है आपके लिए, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में।